बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद दोस्तों सब खैर हाफिज़ नहीं होंगे। वेब डिज़ाइनिंग के अंदर HTML5 का लेक्चर नंबर 22 है, जिसके अंदर हम इनपुट के डिफरेंट एट्रीब्यूट्स सीखेंगे। इन तमाम एट्रीब्यूट्स को सीखने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले हम यहाँ पे एक फॉर्म क्रिएट कर लेते हैं फॉर्म टैग के साथ, और फॉर्म का डाटा सबमिट करने के लिए हम एक्शन एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करते हैं। आप इन सब एट्रीब्यूट से बखूबी वाकिफ़ हैं। और उसके बाद हम यहाँ पे मेथड एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें हम पोस्ट लिख देंगे। और उसके बाद हम यहाँ पे एक इनपुट फील्ड बना लेते हैं। ओके जी। और इस इनपुट फील्ड की टाइप जो है वो मैंने टेक्स्ट यूज़ कर ली। और उसके बाद मुझे एक सबमिट का बटन भी बनाना है, जिसके मैं टाइप इक्वल टू सबमिट लिख दूँगा। ओके जी, इतना हो गया। अब इसको मैं पहले कॉपी फाइल पाथ करता हूँ और यहाँ पे आता हूँ, और यहाँ पे आके इसको मैं पेस्ट करके एंटर कर देता हूँ। अब दोस्तों ये एक इनपुट फील्ड है और ये एक बटन है, ठीक है। अब मान लो यहाँ पे मैं आपको कहता हूँ जी कंट्री कोड यहाँ पे टाइप करो, करेंसी कंट्री कोड। अब आपको पता ना हर कंट्री का अपना एक करेंसी कोड होता है। जैसे USA का क्या है, USD यूनाइटेड स्टेट डॉलर। पाकिस्तान का क्या है, PKR। इस तरह इंडिया का क्या है, INR। यानी कहने का मतलब ये है, हर कंट्री का अपना एक स्पेसिफिक करेंसी कंट्री कोड होता है, जिसके अंदर 3 डिजिट्स 3 लेटर्स आते हैं। सिर्फ कितने कैरेक्टर्स आते हैं, सिर्फ 3। अब मान लो आपने यहाँ पे INR के आगे 5 डाल दिया और सबमिट कर दिया। अब ये सबमिट हो गया, लेकिन इसको सबमिट नहीं था होना चाहिए, क्योंकि इंडिया का जो करेंसी कंट्री कोड है वो सिर्फ INR है। यानी हर कंट्री के करेंसी कोड के अंदर सिर्फ अल्फ़ाबेट्स आते हैं, न्यूमेरिक डिजिट्स या फिर स्पेशल करैक्टर्स नहीं आते। तो दोस्तों ये हम कंडीशन कैसे लगा सकते हैं HTML के अंदर, कि यहाँ पे यूज़र जो भी वैल्यू टाइप करे उसमें सिर्फ 3 डिजिट ही 3 करैक्टर हों, और हों भी सिर्फ अल्फ़ाबेट्स। तो दोस्तों उसके लिए हमारे पास एक एट्रीब्यूट होता है पैटर्न के नाम से। किस नाम से, पैटर्न के नाम से। तो उसके लिए आपने क्या किया, आपने एट्रीब्यूट यूज़ किया पैटर्न, और उसके अंदर लिख दिया आप चाहते हो सिर्फ इसमें यूज़र जो है वो सिर्फ अल्फ़ाबेट टाइप कर सकते हैं। उसके लिए आपने लिखा लार्ज ब्रेसेस, और इसके अंदर आपने लिखा कैपिटल A से लेकर कैपिटल Z और स्मॉल a से लेकर स्मॉल z। दोस्तों ये एक पैटर्न है, ठीक है। ये एक रेगुलर एक्सप्रेशन पैटर्न है। इसका मतलब ये है कि आप अब इस इनपुट टाइप के अंदर जो भी टाइप करोगे ना, वो सिर्फ अल्फ़ाबेट ही होंगे। अल्फ़ाबेट के अलावा अगर कोई भी आप न्यूमेरिक वैल्यू या फिर स्पेशल करैक्टर ऐड करोगे तो वो आपको एरर देगा। इसके अलावा मैंने एक और चीज़ आपको बताई थी कि चूँकि कंट्री कोड के अंदर सिर्फ मैक्सिमम 3 करैक्टर्स होते हैं, 3 से कम या 3 से ज़्यादा नहीं होते हैं। तो उसके लिए दोस्तों हम क्या करेंगे, उसके लिए इसी के आगे एक हम ऐसे लगाते हैं कर्ली ब्रेसेस, और उसके अंदर हम लिख देंगे जितने हमें नंबर ऑफ़ करैक्टर जो है वो यूज़र से ऐड करवाने हैं। तो मैंने कहा 3। तो यहाँ पे 3 का मतलब ये है कि अब आप जो भी अल्फ़ाबेट टाइप करोगे वो 3 से कम या 3 से ज़्यादा नहीं होंगे, ठीक है। 3 ही सिर्फ होंगे। अब देखना ज़रा F5 से मैंने किया इसको रिफ्रेश, और यहाँ पे देखना अब मैंने कहा जी लेट से मैंने कहा INR, और जैसे मैं INR लिख के 2 करता हूँ और देखना सबमिट किया, और देखो आपको मैसेज आ गया था प्लीज़ मैच द रिक्वेस्टेड फॉर्मेट। यानी वो कह रहा है कि भाई अब आप सिर्फ 3 ही कैरेक्टर दे सकते हो, और वो भी सिर्फ अल्फ़ाबेट के अंदर। अब देखो INR लिख के मैंने सबमिट किया, और देखो ये सबमिट हो गया। इस तरह आपने लिखा PKR, सबमिट किया, सबमिट हो गया। लेकिन अगर आप लिखते हो PK, अब PKR नहीं आपने लिखा, हालांकि R आता है। अब सबमिट करते हो, देखो ये आप कह रहा प्लीज़ मैच द रिक्वेस्टेड फॉर्मेट, ठीक है। तो समझ आ गई, ये था पैटर्न। नेक्स्ट दोस्तों, नेक्स्ट ये देखो, अभी जब आप इसको रिफ्रेश करते हो तो आपको इस इनपुट फील्ड में लिखा हुआ कुछ भी नज़र नहीं आ रहा कि आपने यहाँ पे क्या टाइप करना है। लेकिन यहाँ पे देखो गूगल के ऊपर ये जो इनपुट फील्ड है, इसके अंदर क्या लिखा हुआ आ रहा है, सर्च गूगल और टाइप अ URL। तो ये जो किसी भी इनपुट फील्ड के अंदर ये हमारी हेल्प के लिए जो टेक्स्ट लिखा होता है कि हमने यहाँ पे क्या टाइप करना है, ये हम कैसे लिख सकते हैं इसके अंदर। दोस्तों इसके अंदर इनपुट फील्ड के अंदर ये चीज़ लिखने के लिए हमारे पास एक एट्रीब्यूट होता है प्लेस होल्डर के नाम से, प्लेस होल्डर। तो मैंने लिख दिया प्लेस होल्डर, और उसके अंदर मैंने लिख दिया एंटर COUNTRY कंट्री कोड, ठीक है। एंटर कंट्री कोड, एंटर कंट्री कोड, मान लो मैंने ये लिख दिया। अब F5 से रिफ्रेश करता हूँ, और ये देखो दोस्तों यहाँ पे आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है एंटर कंट्री कोड, ठीक है। तो इस तरह हम प्लेस होल्डर के साथ कुछ भी जो है वो टाइप कर सकते हैं, ताकि यूज़र के लिए आसानी हो जाएगी, उसके पता चल जाए कि यहाँ मैंने क्या टाइप करना है। समझ आ गई बात की, ओके जी। नेक्स्ट
नेक्स्ट दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि यूज़र जब इस इनपुट फील्ड को सबमिट करें ना, यानी ये जो इनपुट फील्ड है ये नेसेसरी है, ज़रूरी है, जब तक इस इनपुट फील्ड की यूज़र वैल्यू टाइप ना करे। अभी देखो यूज़र अगर इसको एम्प्टी छोड़ दे, यानी इसमें कुछ भी टाइप ना करे और सबमिट कर दे, देखो फॉर्म सबमिट हो गया आपका, लेकिन इसको सबमिट नहीं था होना चाहिए। हम चाहते हैं ये जो कंट्री कोड है ये नेसेसरी है, ज़रूरी है, तो उसके लिए दोस्तों हम क्या करते हैं, और उसके लिए हमारे पास एक एट्रीब्यूट होता है रिक्वायर्ड के नाम से। किस नाम से? रिक्वायर्ड। जिस इनपुट फील्ड के अंदर दोस्तों आप रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट लिख दो, इसका मतलब होता है कि इस इनपुट फील्ड की वैल्यू एंटर करना नेसेसरी है, ज़रूरी है। जब तक आप वो एंटर नहीं करोगे तब तक फॉर्म सबमिट नहीं होगा। अब देखना F5 से मैं रिफ्रेश करता हूँ और अगर मैं अब सबमिट करूँगा तो देखो दोस्तों सबमिट नहीं हो रहा। क्यों? वो कह रहा है प्लीज़ फिल आउट दिस फील्ड, यानी वो कह रहा है ये फील्ड जो है वो नेसेसरी है, जब तक आप इसकी वैल्यू नहीं दोगे तब तक ये सबमिट नहीं होगी। अब देखो मैं सबमिट करता हूँ और देखो अब फॉर्म मेरा सबमिट हो गया। तो ये मतलब होता है रिक्वायर्ड का, कि जिस इनपुट फील्ड में आप रिक्वायर्ड लिख दोगे उसमें वैल्यू टाइप करना नेसेसरी हो जाता है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट हमारे पास आता है जी स्टेप एट्रीब्यूट। अब ये स्टेप एट्रीब्यूट कब यूज होता है ये बता देता हूँ आपको। इसके लिए दोस्तों टाइप इक्वल टू नंबर यूज होती है, टाइप नंबर, ठीक है। अब मान लो आपने स्टेप 2 लिख दिया, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब दोस्तों ये है कि अब यूज़र जो भी यहाँ पे वैल्यू टाइप करेगा ना, मान लो यहाँ पे एंटर हिट किया, मैंने रिफ्रेश किया पेज को और यहाँ पे दोस्तों मैंने जो भी टाइप कर रहा हूँ, मान लो मैंने लिख दिया 34, तो जो भी आप यहाँ पे वैल्यू दोगे ना, ये वैल्यू आपने ये यहाँ पे जो स्टेप की वैल्यू बताई है ना, इस टेबल में आती हो। यानी कहने का मतलब ये है, ये जो वैल्यू आपने टाइप की ना 34, ये 34 जो है इस टेबल में आती हो। तो यहाँ पे आपने कौन सा वैल्यू लिखी है? 2, तो यानी 2 के टेबल में ये वैल्यू आती हो। यूज़र जो भी वैल्यू यहाँ पे टाइप करेगा वो वैल्यू अब 2 के टेबल में आती हो। 2 के टेबल में क्यों? क्योंकि आपने यहाँ पे स्टेप इक्वल टू 2 लिखा हुआ है। अगर आप यहाँ पे 3 लिख दोगे इसका मतलब क्या है कि यूज़र जो भी वैल्यू आप टाइप करेगा वो 3 के टेबल में आती हो। समझ आ गई बात की? ओके, तो मान लो मैंने यहाँ पे 2 कर दिया। अब 34 का 2 के टेबल में आता है? यस आता है। अब 5 से रिफ्रेश किया और देखो मेरा फॉर्म सबमिट हो गया। अगर मैं यहाँ पे दोबारा से चले करके दिखाता हूँ आपको, 34 दे के मैंने सबमिट किया और देखो मेरा फॉर्म सबमिट हो गया। लेकिन अगर मैं यहाँ पे 35 दे के सबमिट करता हूँ तो ये देखो मैसेज आ गया, कहता है नहीं भाई आपकी वैलिड जो वैल्यूज़ हैं वो 34 या 36 हैं, 35 वैलिड वैल्यू नहीं है। ठीक है जी, तो ये होता है स्टेप। नेक्स्ट ऑटो फोकस। ऑटो फोकस का क्या मतलब होता है वो बताता हूँ आपको। अभी देखो दोस्तों मैं क्या करता हूँ आपको, पहले मैं ऐसे करके दिखाता हूँ आपको, पहले दिखाता हूँ F5 से मैंने रिफ्रेश किया और देखो अभी देखो ये क्या इनपुट फील्ड के अंदर कर्सर खड़ा हुआ है? नहीं, यानी मैं इसमें कोई टाइप अभी कर सकता हूँ? नहीं। जब तक मैं इसके ऊपर क्लिक नहीं करूँगा तब तक मैं इसमें कुछ भी टाइप नहीं कर सकता। अब देखो मैंने जैसे इसके ऊपर क्लिक किया इस इनपुट फील्ड में, तो देखो यहाँ पे मुझे ऑप्शन आ गई है, यानी इस इनपुट फील्ड के ऊपर फोकस हो गया, यानी अब इसमें मैं कुछ भी टाइप कर सकता हूँ। तो दोस्तों अगर आप चाहते हो कि जब आप वेबसाइट को रिफ्रेश करो तो ये खुद ब खुद इसके ऊपर फोकस आ जाए, यानी इस इनपुट फील्ड के ऊपर अभी मैं क्लिक करता हूँ फिर फोकस आता है, लेकिन आप चाहते हो ये इसके ऊपर खुद ब खुद फोकस आ जाए, तो उसके लिए दोस्तों हमारे पास एक एट्रीब्यूट होता है ऑटो फोकस के नाम से, ऑटो फोकस। अब क्या होगा, अब आपको क्लिक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये खुद ब खुद इसके ऊपर फोकस आ जाया करेगा। ये देखो जैसे ही पेज रिफ्रेश हुआ देखो खुद ब खुद उसके ऊपर फोकस आ गया, तो ये मतलब होता है ऑटो फोकस का। नेक्स्ट विड्थ और हाइट। दोस्तों ये विड्थ एट्रीब्यूट और ये जो हाइट एट्रीब्यूट है ये सिर्फ टाइप इक्वल टू इमेज के साथ यूज़ होता है। किसके साथ यूज़ होता है? टाइप इक्वल टू इमेज। अगर आपने टाइप इक्वल टू इमेज यूज़ की हो ना तो उसके साथ सिर्फ ये यूज़ होता है। और उसके लिए आपको पता है अगर आपने टाइप इक्वल टू इमेज यूज़ की हो तो उसके लिए हमें इमेज भी लगानी पड़ती है। मान लो उसके लिए आपने कह दिया 123.jpg, हालांकि ये मेरी इमेज मेरे पास पड़ी नहीं हुई, और उसके बाद आपने इसकी विड्थ सेट कर दी कितनी 300 px और हाइट आपने कह दी 200 px। ये करके आपने मान लो F5 से कर दिया रिफ्रेश इसको। अब हमने रिफ्रेश किया और ये देखो ये आपकी इमेज की देखो विड्थ 300 पिक्सल और उसकी हाइट 200 पिक्सल हो गया। ठीक है, तो इस तरह आप अपनी इमेज की जो है टाइप इक्वल टू अगर इमेज दी हो तो उसकी विड्थ और हाइट जो है वो इस विड्थ और हाइट एट्रीब्यूट के साथ सेट कर सकते हो। नेक्स्ट लास्ट में हमारे पास आता है जी ऑटो कंप्लीट। ऑटो कंप्लीट का मतलब क्या होता है ये बताता हूँ आपको। आपने लिखा टेक्स्ट और दोस्तों यहाँ पे अगर आप लिख दोगे ना ऑटो कंप्लीट ऑन, तो इसमें दो ऑटो कंप्लीट के अंदर दो वैल्यूज होती हैं, एक होती है ऑन एक होती है ऑफ। अगर यहाँ पे आप ऑन लिख दोगे ना तो इसका मतलब ये है दोस्तों यहाँ पे ना जब ये जो इनपुट फील्ड है आपकी, ये जो इनपुट फील्ड है अब
इस इनपुट फील्ड में अब जो भी टाइप आप करो, आपने पहले से जो भी इसमें टाइप अगर कुछ किया होगा ना, तो ये आपको नीचे सजेशन के अंदर शो करेगा। जैसे गूगल पे अगर आप कुछ भी टाइप करो, मान लो आप गूगल पे इस तरह यू टाइप करो, तो जो भी आपने पहले से टाइप की चीज़ें की होती हैं ना, वो आपको नीचे सजेशन में शो हो रही होती हैं। तो ये क्यों शो हो रही हैं? क्योंकि यूट्यूब ने यहाँ पे या गूगल ने यहाँ पे ऑटो कंप्लीट ऑन किया हुआ है। लेकिन अगर गूगल यहाँ पे ऑटो कंप्लीट ऑफ कर देता, ऑटो कंप्लीट ऑफ कर देता कुछ इस तरह से, ऑटो कंप्लीट ऑफ, तो फिर आपको यहाँ पे जब आपने यहाँ पे क्लिक करना था ना, तो यहाँ पे आपको यू आपने टाइप किया, यहाँ पे सजेशन में आपको कुछ भी शो नहीं था होना, क्योंकि यहाँ पे ऑटो कंप्लीट ऑफ किया हुआ है। समझ आई? तो ये मतलब ऑटो कंप्लीट ऑफ करके अगर ऑन कर दोगे तो सजेशन शो होगी, अगर ऑफ कर दोगे तो सजेशन शो नहीं होगी। थैंक यू सो मच, टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।